देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के एमओयू और उनकी ग्राउंडिंग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें 1779 एमओयू में से 1,06,953 करोड़ रुपए के ग्राउंडिंग की प्रगति और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को एमओयू क्रियान्वयन में आने वाले अवरोधों का तुरंत निस्तारण, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, उद्योगपतियों के साथ में नियमित संवाद और साफ टाइमलाइन के मुताबिक काम पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में पर्यटन, उद्योग और निवेश के नए मौकों पर भी फोकस, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश के लिए अनुकूल माहौल और उद्योग मित्र समितियों के माध्यम से उद्योग अनुकूल निर्णय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने संस्कृति, आध्यात्म, स्पिरिचुअल जोन, भराड़ी सैंड मंदिर निर्माण और आयुर्वेद एम्स को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तो ये बैठक की तस्वीरें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्वानू मीनस मोटर मार्ग कालसी क्षेत्र में हिमाचल परिवहन निगम की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर अत्यंत दुख जताया। साथ ही उन्होंने ईश्वर से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना की। आपको बता दें कि आज कालसी क्षेत्र यानी कि देहरादून के अंतर्गत हिमाचल परिवहन निगम की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी। तो वही दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिला अधिकारी से दूरभाष पर बात कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके बाद में जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया। साथ ही नजदीकी सभी चिकित्सा केंद्रों को हाई अलर्ट मोड पर रखा है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करके उच्च चिकित्सा केंद्रों में भर्ती भी करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली और जन सेवा को लेकर के सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कह दिया कि राज्य में कानून व्यवस्था से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा और पुलिस और प्रशासन का हर एक विभाग आम जनता के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाए। सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद पर्यटन वृद्धि, सुरक्षा, पुलिस गश्त, लैंड फ्रॉड, नशा मुक्ति अभियोजन व्यवस्था, राजस्व, कारागार सुधार और जन शिकायत निवारण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की। सीएम ने पुलिस के वर्क कल्चर सुधारने, रात की गश्त बढ़ाने, अपराधियों पर शिकंजा कसने और आम जनता के साथ में सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने लैंड फ्रॉड मामलों में दोषियों को कोई राहत न देने, नशा मुक्ति को जन आंदोलन के रूप में लागू करने और अभियोजन अधिकारियों का प्रदर्शन ऑडिट कराने के ये तमाम निर्देश दिए गए। तो बैठक की तस्वीरें आप देख लीजिए। साफ सख्त लहजे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कह दिया है, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, आम आदमी को न सताए। अगली खबर की बात कर लेते हैं। हिमाचल रोडवेज की एक बस नेरवा से पावंटा की तरफ जाते समय कुआड़ू मीनस मोटर मार्ग पर अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। तस्वीरें आप देख लीजिए, जिससे बड़ा हादसा हुआ। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमें पोस्ट चक्राता, त्यूणी और डाक पत्थर से मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बस में करीब 35 से 36 यात्री सवार थे, जिनमें से अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 11 से 12 यात्री गंभीर रूप से जख्मी है। सभी घायलों को उपचार के लिए विकासनगर अस्पताल भेजा गया है। आज सुबह सीसीआर देहरादून से एसडीआरएफ कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि क्वानू मीनस मोटर मार्ग पर एक स्थान है सुदोई खड्ड, वहां पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यह बस हिमाचल प्रदेश की रोडवेज बस थी और इसमें 36 लोग, चालक परिचालक सहित 36 लोग तैनात थे। यह सूचना तुरंत मिलते ही हमारी एसडीआरएफ की मोरी, चक्राता, त्यूनी और डाक पत्थर की टीम तुरंत ही घटनास्थल पर रवाना हुई और 1 घंटे के जो गोल्डन टाइम होता है रिस्पांस का, उसमें पहुंचकर जो है राहत एवं बचाव अभियान चलाया और इसमें 4 मृतक जो है हो गए हैं और गंभीर घायल 3 और घायल लगभग 24 लोगों को
पास के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है और जो है घटनास्थल पर बचाव और राहत और बचाव कार्य जो है खत्म किया जा चुका है। आज सुबह अगली खबर की बात करेंगे। देहरादून, ऋषिकेश और रुड़की में हुई ताबड़तोड़ घटनाओं को लेकर के विपक्ष सरकार से कानून व्यवस्था के सवाल पूछ रहा है और उसे घेरने की जमकर कोशिश कर रहा है। तो वही वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने साफ किया कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कोई ढील नहीं दी जाएगी और अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। विगत 2-3 दिन में ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में मच्छी बाजार में जिस तरह से घटनाएं हुई, ये बेहद गंभीर है और मैं समझता हूँ इसमें हमारे पुलिस प्रशासन को क्योंकि जिस तरह बताया गया है कि उस लड़की ने रिपोर्ट भी गई थी, इसमें जांच बैठाने के बाद कानूनों पर जाएंगे और अगर किसी की किस तरह कमी पाई जाएगी निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार चलिए बढ़ते आगे। जॉर्ज एवरेस्ट में प्रवेश शुल्क को लेकर स्थानीय निवासी पिछले 2 सालों से आंदोलनरत है। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कोई भी स्थानीय निवासी या पर्यटक से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन एक निजी कंपनी अभी भी लोगों से शुल्क वसूल रही है। पहले नगरपालिका अध्यक्ष ने 10 दिनों के भीतर ठोस निर्णय लेने और प्रवेश शुल्क पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर स्थानीय लोग पालिका अध्यक्ष से मिले और मामले की जानकारी ली। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र का मार्ग सार्वजनिक है और कंपनी अवैध रूप से शुल्क वसूल रही है। वर्तमान में विधिक राय ली जा रही है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले पर पालिका से जानकारी ली है। ये रोड है, ये नगर पालिका ने जरूर बनाई, लेकिन नगर पालिका ने टूरिज्म विभाग से 2012 में एनओसी ली थी। तो हमारा कहना है ये रोड चाहे टूरिज्म की हो चाहे नगर पालिका की हो, कोर्ट का जजमेंट ये है कि वो पब्लिक रोड है और पब्लिक रोड पे टोल नहीं लिया जा सकता। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि वो टूरिज्म की या नगर पालिका की, पीडब्ल्यूडी के, एनएच की है। वो कॉमन रोड है, कॉमन रोड पे किसी भी तरह का टोल नहीं लिया जाना चाहिए। हमारी लड़ाई वो है। और बाकी नगर पालिका ने बोला कि हम इसमें विधिक राय डीजीसी से मांग रहे हैं। डीजीसी जो उसमें राय देगा उसके बाद हम अपना जब हम लोग हाई कोर्ट में गए प्रकरण को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके, तभी ना कुछ तो डिसीजन तभी आया है इसमें फाइनली। तो शायद मुझे लगता है कि हो सकता है अब डीजीसी हाई कोर्ट से बड़ा हो जाए, ऐसा शायद मेरे को लगता है कि डीजीसी के हम क्यों इस चीज को माने कि आप डीजीसी की राय ले रहे हो। आप तो कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लाइंस करो ना, कोर्ट क्या बोल रहा है, बात खत्म, यही होता है। लेकिन मुझे लगता है वो डरे हुए हैं। सरकार सामने खड़ी है और सरकार के सामने हर कोई आदमी दमखम नहीं भर पाता, तो इसलिए वो डरे हुए हैं। इसलिए वो करें कि हम डीजीसी की सलाह लेंगे और उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम लोग तो ये सोच के गए थे, हम आज जो टाइम दिया था हमें। और चलिए अब देहरादून से खबर। उत्तराखंड सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से फिशरीज योजना को लागू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बीते 4 सालों से लगातार ये कोशिश कर रही है कि पशुपालकों और मत्स्य पालकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिले। ये पहल प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विजन को मजबूती भी देता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, सब्सिडी में होने वाली लीकेज रुकेगी और लाभार्थियों को सीधे डिजिटल भुगतान भी मिलेगा। पहला प्रदेश है पूरे देश में जिसने सीबीडीसी के माध्यम से अपनी फिशरीज की जो योजना है उसको लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है डिजिटल इंडिया का, उसको और बल देते हुए उत्तराखंड सरकार पहली सरकार है पूरे देश की जिसने इसको अपनी फिशरीज के मत्स्य पालकों के साथ जोड़ के आगे बढ़ाने का काम किया है। इससे हमारे कुछ फायदे होंगे कि कोई बिचौलिया बीच में नहीं होगा, कोई हमारे लीकेजेस नहीं होंगे, डायरेक्ट सब्सिडी जो है हमारे किसानों के अकाउंट में रहेगी, डिजिटल पेमेंट के माध्यम से रहेगी। तो मैं बधाई देता हूँ विभाग के समस्त अधिकारियों को, हमारे सचिव और समस्त अधिकारियों को जिन्होंने इस योजना को, आरबीआई बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को, आरबीआई को और हमारे एनपीसीआई को, जिन्होंने इस योजना को क्रियान्वित करने में अपना पूरा योगदान दिया है। उसी के साथ साथ आज जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड पहली स्टेट है जो इंश्योरेंस के माध्यम से भी जो हमारे किसानों का नुकसान हुआ है, रेसवेस टूटते हैं, चाहे वो भूस्खलन के माध्यम से हो, एक्सेसिव रेनफॉल के माध्यम से हो, हमने आज उनको 43 लाख रुपए
राजधानी देहरादून में 21 साल की गुंजन की दिन दहाड़े हत्या ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हत्या से पहले गुंजन ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी, जिसका पुलिस द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया और अब पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हुई है। विपक्ष के साथ ही अब सत्ता पक्ष भी पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। इस जघन्य हत्या के बाद में कांग्रेस ने सीधे तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली और प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते शिकायत को गंभीरता से लेती तो शायद एक बेटी की जान भी बचाई जा सकती थी। हर तरीके से इस प्रदेश के लोग डरे हुए हैं कि कहीं कुछ भी घटना घट जा रही है और पुलिस प्रशासन उस पर जो एक्टिवनेस उनकी होनी चाहिए थी, जितनी सक्रिय रूप से उन्होंने, जो कल गुंजन का केस आया उसमें उन्होंने कंप्लेन 3 दिन पहले दे दी थी, लेकिन पुलिस अगर उसमें उचित टाइम पे कार्रवाई कर देती या गुंजन को सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड कर देती तो मुझे लगा कि जिस तरीके से उनकी हत्या की गई ये नहीं हो पाती, वो बच्ची बच जाती। ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है पुलिस प्रशासन पे, पूरे प्रदेश सरकार पे, सत्ता पे, कि जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आज राजधानी देहरादून में 3 महिलाओं की हत्या, एक विकासनगर में, एक ऋषिकेश में, एक देहरादून में 3 महिलाओं की हत्या हुई। और इससे साफ पता चलता है कि पुलिस। और अब देहरादून से खबर, सांसद निधि को राज्य के बाहर खर्च करने के मुद्दे पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। सांसद इसे केवल संस्तुति करने का काम बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि संस्तुति से पहले खर्च की जाने वाली जगह की पूरी जानकारी होना भी जरूरी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सांसद केवल पदधारी बन गए हैं और उनके हाथ में वास्तविक निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे उनकी कैरेक्टर रिपोर्ट खराब होने का डर हो। सांसद को अगर संस्तुति करनी होती है तो सांसद को ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो संस्तुति कहाँ की कर रहा है। तो मैंने कहा ना कि राज्यसभा सदस्य बन गए हैं, इनके हाथों में कुछ नहीं है। वहां तो जो इशारा हो जाता है उस इशारे पर इनको चलना ही पड़ता है, नाचना ही पड़ता है। अगर नहीं नाचेंगे तो फिर दूसरे दिन जो है, कहते हैं ना, वो चरित्र प्रमाण पत्र जो है, वो करेक्टर जो इनरोलमेंट है वो खराब हो जाएगा, चरित्र खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो 2 लोग हैं वो खटीमा के दमगढ़ा में प्रशासन के द्वारा 125 एकड़ भूमि पर की गई कार्रवाई को खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन चंद कापड़ी ने गलत और असंवैधानिक बताया है। विधायक कापड़ी ने प्रेस वार्ता में कहा कि पुलिस बल के साथ में ट्रैक्टर से खेतों को जोतने की कार्रवाई पूरी तरह से अव्यवस्थित और असंवैधानिक थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई में इस्तेमाल ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट तक नहीं थी और यदि कोर्ट या फिर एसडीएम का आदेश था तो संबंधित पक्ष को पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कार्रवाई से मुख्यमंत्री आवास से मात्र 500 मीटर की दूरी पर दहशत का माहौल भी बना है। विधायक ने बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा वसूलने, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और इसे विधानसभा में उठाने की मांग की है। मिली भगत के इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। उस क्षेत्र से जो भी व्यक्ति आ रहा है वो कह रहा है कि ऐसा हमने फिल्मों में ही देखा आज तक। और जितने भी उसमें जो है ट्रैक्टर हैं उनमें किसी में नंबर प्लेट नहीं है। आप जब एक उपजिला अधिकारी कोतवाल और पुलिस का अमला वहां खड़ा है तो सबसे पहले जिन ट्रैक्टरों ने जुताई करी उन पे नंबर प्लेट क्यों नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए था। दूसरी बात, कोई नोटिस था तो कोर्ट का हो या उपजिला अधिकारी के माध्यम से वो नोटिस पहले उस परिवार को देना चाहिए था। किरण तलवार जी को नोटिस देना चाहिए था। और अगर फसल जोतने के कोई भी आदेश है तो सार्वजनिक होने चाहिए थे। और अगर वो कब्जा दिलाने के भी अगर आदेश उच्च न्यायालय से हैं तो 145 की कार्रवाई करके सरकार ने पहले फसल को अपने कब्जे में लेना चाहिए था, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अब सितारगंज की बात करेंगे। सितारगंज में मुस्लिम समाज के समर्थन में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सत्येंद्र कुमार ने कहा कि फेरी लगाने वाले लोग जब किसी ग्राम या फिर क्षेत्र में रोजगार के लिए जाते हैं तो उन्हें वहां के कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दाढ़ी देखकर आधार कार्ड मांगा जाता है, साथ ही उनसे जबरन ये पूछा जाता है कि वे कहां के रहने वाले हैं
और उनका पता क्या है, जो कि पूरी तरह से गलत और संविधान के खिलाफ है। सत्येंद्र कुमार ने कहा कि किसी भी नागरिक से इस तरह की पूछताछ करना समाज में भय और भेदभाव का माहौल पैदा करता है। धरने के दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसी तरह से लोगों को परेशान किया जाता रहा तो भीम आर्मी आने वाले समय में इसे लेकर बड़ा जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। साहब, आपके द्वारा कैसा आदेश दिया गया है? क्या आपने इस तरह से आदेश किसी को किया हुआ है कि आपका प्रशासन ये कार्य कर रहा है? और आपका प्रशासन अगर आप ऐसा कार्य नहीं कर रहा तो कौन लोग हैं जो जाति धर्म के नाम पर जो है मतलब आधार कार्ड मांगने का कार्य कर रहे हैं? अगर शक्ति फार्म में एक दाढ़ी वाले को अगर आधार कार्ड मांगने का काम सिर्फ मजहब के नाम से पूछा जा रहा है, तो आप याद रखिए, अगर कोई हमारा शक्ति फार्म से व्यक्ति अगर भिटौरा जाएगा सामान बेचने खरीदने या किसी काम से, तो बताओ उससे भी तो जाति धर्म के नाम पर उससे आधार कार्ड मांगा जाएगा, उससे पूछा जाएगा। जब उससे पूछा जाएगा तो उसे भी परेशान किया जाएगा। तो ऐसे में सितारगंज क्षेत्र की शांति व्यवस्था बिगड़ेगी या बनेगी, आप बताइए। ऐसे माहौल बिगड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम हो। यह सितारगंज बहुत खूबसूरत सितारगंज है और आपस में हम हिंदू मुस्लिम के साथ मिलकर उनकी दुकानों में जाते आते हैं, उनसे पिंचर बनवाने का कार्य करते हैं, उनके यहाँ सामान भी खरीदने का कार्य करते हैं, वो भी हमारे लोगों से। और चलिए बात रुद्रपुर की। शहर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में महापौर विकास शर्मा ने प्रशासनिक अमले के साथ में विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा के साथ में आने वाली 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रस्तावित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। इस दौरान नेशनल हाईवे चौड़ीकरण में बाधा बन रहे बस टर्मिनल कार्यालय की शिफ्टिंग को लेकर महापौर ने परिवहन निगम और विद्युत विभाग को तुरंत निर्देश दिए। आपको बता दें कि किच्छा बाईपास पर जेसी स्कूल के पास में 30 दुकानों वाला नया वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, जिसमें शौचालय, पेयजल और स्वच्छता की आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। सब्जी मंडी में 2 मंजिला हाईटेक शौचालय और शिवनगर में पार्क निर्माण की भी योजना घोषित की है। तो वहीं महापौर का कहना है कि 14 फरवरी रुद्रपुर के विकास इतिहास का स्वर्णिम दिन भी होगा। जो रोडवेज के बाहर की साइड में जितनी दुकानें हैं उनको भी हमें कहीं शिफ्ट करना था। उसके लिए भी हमने ये जेसी स्कूल के बगल में जगह देखी है। यहाँ पर एक और तीसरा वेंडिंग जोन हम बना रहे हैं। पहले एक वेंडिंग जोन हमारा चल रहा है, सेकंड फेज उसके बगल में बन रहा है। तो यहाँ पर भी लगभग 30 दुकानें हमारी बन रही हैं। तो यहाँ पर उन दुकानदारों को हम शिफ्ट करने का काम करेंगे, तो ये रोडवेज का काम प्रॉपर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो सब्जी मंडी का शौचालय है उसको भी अभी हम बगल में जो स्कूल है वहाँ नया शौचालय बनाने जा रहे हैं। अभी एक और ज़मीन हमने अतिक्रमण मुक्त कराई थी शिवनगर में, उसका भी मौका मुआयना कर रहे हैं। काशीपुर बाईपास का जो चौड़ीकरण हो रहा है उसके हमने निशान लगा दिए हैं और उसके भी जो दुकानदार हैं उनको भी पुनः स्थापित करने के लिए हम जगह चिन्हित कर रहे हैं। इधर इसके बाद किच्छा रोड का भी चौड़ीकरण करेंगे। अभी एक नई रोड हमने निकाली है जो भूरा रानी, इंदिरा कॉलोनी, सिंह कॉलोनी, उन सबको पीएससी को जोड़ेगी, आदर्श इंदिरा मंगाली कॉलोनी। और चलिए देहरादून से खबर। सांसदों की सांसद निधि एक बार फिर से सवालों में है, लेकिन इस बार सांसद निधि कम खर्च को लेकर नहीं बल्कि उत्तराखंड के सांसदों की राज्य से बाहर खर्च को लेकर के चर्चा में है। जिसके बाद राज्यसभा सदस्य यानी कि नरेश बंसल का कहना है कि उन्हें केवल सांसद निधि की संस्तुति करने का अधिकार है, जबकि जारीकर्ता डीएम या फिर सीडीओ होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। इस समय जो वातावरण चल रहा है उसके अंतर्गत, क्योंकि नीति केंद्र सरकार की है, प्रदेश की नहीं है, और सांसदों को अधिकार संस्तुति करने का है। जिलाधिकारी या सीडीओ उसको स्वीकृत करते हैं जो काम होते हैं, और निधि गाइडलाइन के अंतर्गत है। कोई भी काम बिना गाइडलाइन के नहीं है। और चलिए एक और देहरादून की बात कर लेते हैं। खबर कि उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री यानी कि हरक सिंह रावत ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिला और तहसील बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जबकि विकास खंड के लिए केंद्र सरकार की अनुमति बेहद जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को कहा कि वे इस मामले में जानकारी ले और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हरक सिंह रावत ने कहा कि किसी एक जिले में कई राजकीय मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं और उन्होंने कोटद्वार में राजकीय मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को ज्ञान देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वे कोटद्वार से विधायक रह चुके हैं और उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी है, जिसे वे रितु खंडूरी के साथ में बांटने को तैयार है।
हरक सिंह रावत ने कहा रितु खंडूरी उनकी छोटी बहन है। हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं गर्मा चुकी है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण कोटद्वार से विधायक है और हरक सिंह रावत का बयान ऐसे समय में आया जब प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जैसे वो कह रहे साहब कि जिला बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार से, केंद्र का मैं बोली छोटी बहन को सीखने की जरूरत है ना। विधायक होगी, विधानसभा अध्यक्ष होगी, इसका मतलब प्रोटोकॉल तो बढ़ जाएगा विधानसभा अध्यक्ष बन के, धामी का प्रोटोकॉल तो बढ़ गया, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही ना, सीखना तो पड़ेगा ही। जब मैं पहली बार मैं भी मंत्री बना था, मुझे खुद नहीं पता था कि कौन सी फाइल पे कौन सेक्रेटरी तक जाएगी, कौन मुख्यमंत्री तक जाएगी, कौन मंत्री तक जाएगी, किसके अनुमोदन से अधिकार हो जाएगा। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिला बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है, तहसील बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है, विकास खंड बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार की सिफारिश पर। मैंने जैसे जिले बनाए, बागेश्वर जिला बनाया, एक झटके में जियो निकल गया, जियो बन गया, बागेश्वर बन गया, रुद्रप्रयाग बन गया, चंपा। देहरादून के चक्राता में सुबह सवेरे हिमाचल रोडवेज की बस खाई में गिरने से हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हुई है और कई अन्य घायल हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। जनपद देहरादून के प्रभारी मंत्री यानी कि सुबोध उनियाल ने बताया कि दुखद हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर काफी एक्टिव है। तो देहरादून में बस हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। तकरीबन 4 का आंकड़ा मौत का बताया जा रहा है और कई लोग जख्मी हैं। तकरीबन 30 से 35 लोग जख्मी हैं और ये आप देखिए जो रोडवेज की बस खाई में जा गिरी, जिसके बाद वहां के लोगों ने संवेदनशीलता, इंसानियत का परिचय देते हुए साथ ही रेस्क्यू की टीम वहां पर पहुंची और लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें करते हुए दिखाई देती है। इस दौरान यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है।